नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों मित्रों, आज हम लोग प्रैक्टिस करने चल रहे हैं EMRS, TGT, PGT और UP TGT, PGT और LT के लिए ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सेट भी कह सकते हैं आप, जो कि आज 8 अक्टूबर 2023 को ऑफलाइन सेंटर पर करवाया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि हम ऑफलाइन सेंटर पर पढ़ाते भी हैं, जो कि प्रयाग एकेडमी और एस के पांडे सर की ये संस्था है। और एस के पांडे सर को तो आप लोग जानते ही होंगे, इतिहास के जो कि उत्तर भारत के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं और इनका बुक भी आता है। तो इस संस्था से हम जुड़े हुए हैं और ये जो टेस्ट हुआ था ये TGT, PGT, ELT ग्रेड के लिए टेस्ट करवाया जाता है। हर संडे को करवाया जाता है और ये जो है जैसा कि आप हमें देख सकते हैं, यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है और इसके बाद जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। बाकी ये टेस्ट का उद्देश्य ये रहता है अधिक से अधिक प्रश्नों तक आपकी पहुंच सुनिश्चित करवाना, ना कि आसान प्रश्नों को आप तक पहुंचा करके और आपके अच्छे खासे ढेर सारे नंबर मिले और आपको खुशी मिले और पता लगे परीक्षा में बैठे तो आपको जो है एग्जाम में कम नंबर आए। तो इस तरह से ये है। और ऑफलाइन जो क्लास है इसकी ये सारी विशेषताएं हैं, इसको आप देख सकते हैं। ये आपका चैनल है, आपने अपने चैनल को अभी भी नहीं अगर सब्सक्राइब किया प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है साथियों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो साथियों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जेनस, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? यहाँ पे दिया गया बृहस्पति, शनि, वरुण और मंगल। तो इसमें से किस ग्रह के उपग्रह हैं इसको आपको देखना है साथियों। तो आप इसमें बताइएगा कि किस ग्रह के उपग्रह हैं ये। इसमें साथियों आपका ये जो उत्तर है वो है शनि। कौन सा है? शनि। शनि ग्रह के ये उपग्रह हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि ग्रह जो है यह सेकेंड लार्जेस्ट जो है ये ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। अगर देखा जाए सबसे बड़ा तो पहले नंबर पे ये है और इसके बाद दूसरे नंबर पर यह है। लेकिन उपग्रहों के मामले में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर ये है आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये उत्तर हो जाता है शनि। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ये प्रश्न है कि किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? तो यह जो है किस ग्रह पर पाया जाता है साथियों? यह मंगल, बृहस्पति, शनि या बुध। तो इसमें है आपका उत्तर बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह में अगर आप देखेंगे तो यह बृहस्पति ग्रह जो है यह साथियों सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो इसे तारा सदृश ग्रह कहते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका इसका उत्तर हो जाता है कौन? बृहस्पति। आगे अगर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, तो इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी 365 दिन 25 जो है 365.25 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो यह प्रश्न साथियों इसका ये वाला जो ऑप्शन होगा इसमें अगर आप देखते हैं तो ये सही होगा। अगर इसको देखते हैं कि मंगल 525 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है तो आप बताइएगा क्या ये सही है? बुध 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है और अरुण 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं साथियों? इसमें से मंगल जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मंगल जो है 687 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। इसके साथ ही साथ साथियों मंगल का अगर घूर्णन काल देखते हैं तो यह 24 घंटे में एक घूर्णन जो है पूरा करता है। तो ये इसका एक वर्ष होता है और यह एक इसका दिन होता है।
दिन अगर आप देखेंगे तो यह पृथ्वी के दिन के लगभग बराबर हो जाता है। तो इस तरह से इसका आप उत्तर जो है क्या मानेंगे, मंगल। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ग्रह है और सूर्य से उसकी दूरी है। तो इसमें दिया गया है कि पृथ्वी ग्रह जो है सूर्य से 20.88 करोड़ वर्ष किलोमीटर की दूरी पर है, ये सही है। या यहाँ पे कहा जा रहा है मंगल, थोड़ा यहाँ पे मर्ज करने में प्रॉब्लम हुआ है, ये 22 होगा, यहाँ पे आप इसको 22 मानिएगा। मंगल जो है यह 22.79 करोड़ करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। या बृहस्पति 77.85 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है और शनि 143.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे कि कौन सा उत्तर सही है, तो यहाँ पे आपका ये वाला उत्तर हो जाएगा कि सही है, और ये वाला जो पैमाना दिया गया है ये वाला हो जाएगा गलत। और इसका जो उत्तर होगा अगर सही देखा जाए तो यह जो है 14.95 करोड़ किलोमीटर की दूरी यह इसकी बनती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? यहाँ पे दिया गया है शुक्र, यहाँ पे दिया गया है मंगल, यहाँ पे दिया गया है बृहस्पति, यहाँ पे दिया गया है बुध। तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि तारा किसको कहा जाता है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जुड़वा तारा, या इसको बहन कहते हैं, जुड़वा बहन किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ठीक है, शुक्र जो है आकार और द्रव्यमान, इन दोनों के मामले में अगर देखा जाए तो यह लगभग पृथ्वी के समान दिखती है। किसके बराबर है? यह लगभग पृथ्वी के बराबर दिखती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा जो है पृथ्वी का तारा कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर आप देखते हैं तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? शुक्र। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है का मतलब यहाँ पे है कि स्ट्रम्बोली जो ज्वालामुखी है वह सिसिली द्वीप पर स्थित है, तो वह सिसिली द्वीप पर स्थित है। ठीक है साथियों, तो इसका ये सही है। आगे अगर आप देखते हैं, वाल्केनियन ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पर स्थित है, तो यह भी सही है। अगर आगे देखते हैं साथियों, पिलियन ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है और विसुवियस ज्वालामुखी इटली द्वीप पर स्थित है। तो इसमें विसुवियस जो है इटली पर है, लेकिन पिलियन ज्वालामुखी अगर आप देखेंगे साथियों, तो पिलियन ज्वालामुखी जो है ये मार्टिन द्वीप, कौन सा? मार्टिन द्वीप यूएसए में स्थित है। ठीक है, ये सॉरी यूएसए नहीं, दक्षिण अमेरिका जो है साउथ अमेरिका में स्थित है। कहां पर? ये साउथ अमेरिका में स्थित है। आगे देखिएगा तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी। आगे देखिएगा 7वां प्रश्न, विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन सा है? फ्यूजियामा, एकांकागुआ, क्राकाटोआ, एटना। तो माउंट एटना जो है यह है, या एकांकागुआ है, या क्राकाटोआ है, या फ्यूजियामा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एकांकागुआ जो है यह जो सर्वोच्च की बात कर रहा है, यहाँ पे शांत की ही नहीं, यहाँ पे सर्वोच्च कर रहा है। तो एकांकागुआ जो कि अर्जेंटीना में है, तो इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पर कहां पर है? यह अर्जेंटीना में है, तो यह ही सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है। आगे देखेंगे, अगर यूराल पर्वत किस श्रेणी का पर्वत है? नवीन बलित पर्वत है, या जटिल बलित पर्वत है, या सरल बलित पर्वत है, या प्राचीन बलित पर्वत है? तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा प्राचीन बलित पर्वत। मित्रों, यहाँ पर एक तरीका आपको और भी बताते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे प्राचीन है या नवीन है। जैसे अगर भी कोई भी पर्वत है और उस पर्वत से खनन किया जा रहा है और उससे अयस्क निकाला जा रहा है,
खनन किया जा रहा है और उससे अयस्क निकाला जा रहा हो, कोयला निकाला जा रहा हो, तो ये मान करके चलिएगा कि लगभग वह प्राचीन हो चुका होगा। प्राचीन यह श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें लौह अयस्क और कॉपर वगैरह कई तरह से अयस्क इसमें पाए जाते हैं। ये अयस्क का इसमें भंडार पाया जाता है। तो इस तरह से इसमें आप प्राचीन जो है बलित पर्वत इसको लगा सकते हैं। ये जो है कहां पे है, जिसे इसमें और अगर आप देखते हैं तो और कौन कौन से हो जाएंगे आप इसमें अगर प्राचीन बलित पर्वत की देखते हैं तो सबसे प्राचीन बलित पर्वत में आपका खुद का आ जाता है अरावली। कौन सा? अरावली आ जाता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दूसरा कौन सा? अपलेशियन पर्वत आ जाता है। तो इस तरह से ये पर्वत भी प्राचीन बलित पर्वत हैं। आगे देखिएगा, इसमें पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। सबसे महत्वपूर्ण जो अपर्दन करने वाला कारक है वो कौन सा है? पवन है या हिमानी है या भूमिगत जल है या प्रवाहित जल है। तो इसमें अगर आप देखेंगे साथियों, जो प्रवाहित जल होता है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है अपर्दन का। हिमानी के द्वारा कुछ ही क्षेत्रों में ये अपर्दन होगा, पवन के द्वारा जहां पे बहुत ज्यादा पवन प्रभावित होगा वहां पे होगा। भूमिगत जल अगर आप देखेंगे तो यह काष्ठ क्षेत्रों में ही केवल होता है। लेकिन प्रवाहित जल अगर देखेंगे तो यह लगभग जहां कहीं बारिश होगा वहां से लेकर समुद्र तक यह प्रवाहित होते हुए जाता है। तो इस तरह से लगभग अधिकांश क्षेत्रफल को यह क्या करता है? अपर्दित करता है। आगे अगर देखेंगे, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं उस स्थिति को क्या कहते हैं? यानी कि इनके कहने का क्या मतलब है, यहां पे ये कह रहे हैं कि जब सूर्य, यानी कि जब यहां पे क्या हो? सूर्य हो और इसके बाद सूर्य के अलावा जब यहां पर क्या हो? बीच में आपका चंद्रमा हो। क्या कह रहे हैं? सूर्य, पृथ्वी। अच्छा, बीच में पृथ्वी आपका आता है। यहां पे मान लेते हैं पृथ्वी हो और इसके बाद यहां पे मान लीजिए कि चंद्रमा हो। ये आपका चंद्रमा हो गया। अब इस तरह से यहां पे आपका दिया गया है सूर्य, यहां पे दिया गया है पृथ्वी, यहां पे दिया गया है चंद्रमा। तो अब इसकी स्थिति के बारे में कह रहे हैं कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं उस स्थिति को कहते हैं। तो यह अगर तीनों ही एक सीध में हो, चाहे किसी भी क्रम में हो की बात करते हैं, तो वह सिजगी हो जाएगा। ठीक है, सिजगी या युति इसी को कह भी देते हैं। तो यहाँ पे युति वाला जो होता है और ब्यूति वाला जो होता है, इसमें सिजगी में दो तरह के पाए जाते हैं, युति और ब्यूति। लेकिन ये युति और ब्यूति दोनों ही सिजगी के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। ठीक है, युति से आप किसी भी तरह से वो मत होइएगा कि युति है कि ब्यूति है या सिजगी है। तो सिजगी का मतलब यही होता है, अगर तीनों एक सीध में हैं तो इस तरह से ये आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसको देखें कि यह स्थिति कब बनती है, अगर में युति की स्थिति और ब्यूति की स्थिति, यह जो होती है पूर्णमासी और आपका अमावस्या, ये दो अवस्थाओं में आपका देखने को मिलता है। ठीक है, अगर से इसके ज्वार की बात करें तो इसका ज्वार जब यह चंद्रमा यहां पर होगा तब भी उच्च ज्वार आएगा, यहां पर होगा तब भी उच्च ज्वार आएगा। लेकिन दोनों में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा उच्च ज्वार आने की कंडीशन जब बनेगी तब जब चंद्रमा यहाँ पे होगा, सूर्य यहाँ पे, चंद्रमा यहाँ पे और पृथ्वी यहाँ पे होगा, तब तीनों इन दोनों का जो फोर्स होगा इधर की तरफ लगेगा तो यहाँ पे उच्च ज्वार आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है साथियों, ओजोन गैस का अधिकता अगर देखी जाए, ओजोन गैस की अधिकता कहाँ पे होती है? 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर, या 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पर, या 30 से 50, या 10 से 40।
तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्थिति जो होती है वह अधिकतम की होती है। लेकिन अगर से बात करेंगे कि ओजोन परत कितने बीच में पाई जाती है, तो 15 से यह जो हो जाएगी वह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है साथियों, और यह जो होती है ओजोन गैस, यह काम क्या करती है, ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, अवशोषित करने का काम करती है। ठीक है, आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट दिया गया है संपूर्ण पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है। संपूर्ण पृथ्वी की अगर एल्बिडो की बात करते हैं आप साथियों, 25 है, 30 है या 35 है, 40 है, तो जो सूर्य से रोशनी पृथ्वी पर आती है उस 100 यूनिट में से, इस 100 यूनिट में से यहां अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही इसमें से कितना यूनिट अगर आप देखते हैं तो 35 यूनिट ऊपर निकल जाता है, यानी कि 35 यूनिट का परावर्तन हो जाता है। तो इस तरह से इसका अगर देखेंगे एल्बिडो तो कितना हो जाएगा, 35 यूनिट, इसका जो 35 जो होगा इसका एल्बिडो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पहुंचने ही नहीं पाता पृथ्वी पर। आगे बढ़ते हैं, अगर अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं, तो विषुवत रेखा पर या विषुवत रेखा के दक्षिण में 5 डिग्री अक्षांशों पर या विषुवत रेखा के उत्तर में 5 डिग्री अक्षांशों पर या कर्क तथा मकर रेखाओं पर। तो इसमें ध्यान दीजिएगा अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं। तो अधिकतम तापमान वैसे अगर बात की जाए तो गेन तो होना चाहिए साथियों विषुवत रेखा पर 0 डिग्री पर, लेकिन साथियों यह जो अगर आप देखेंगे कि किस पर गेन हो पा रहा है, तो यह कर्क रेखा और मकर रेखाओं पर अगर आप देखेंगे तो कर्क रेखा पर अधिकतम गेन हो पाता है। कर्क रेखा पर अधिकतम गेन हो पाता है। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि इस वाले भाग पे स्थल ज्यादा है। क्या है, स्थल की अधिकता है, और स्थल की अधिकता होने के कारण यह, जैसा कि आपको पता भी होगा कि स्थल तीव्र गति से गर्म होता है और तीव्र गति से ठंडा होता है। तो इस वाले भाग में स्थल अधिक और जलीय भाग कम है। तो स्थल जब गर्म होता है तो जल को भी गर्म करने का प्रयास करता है। इस तरह से ये जो होगा स्थल वाला भाग ये इसको प्रभावित करता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा पर ये प्रभाव डालते हैं। दूसरा कारक होता है साथियों यहाँ पे स्थल और जल का वितरण, और इसके अलावा दूसरा कारक क्या होता है कि यह जो भाग होता है ये कर्क और मकर, ये जो भाग होते हैं यहाँ पे ये जो बादल होता है यह बहुत कम होते हैं, यानी कि यह आयनिक अक्षांश होता है, ये बादल रहित भी होते हैं। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें जो होती हैं, सूर्य की जो प्रकाश होती है वह अधिकतम पहुंचती है। तो इस वजह से भी ये क्या होते हैं, अधिक गर्म होते हैं। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा। मित्रों अगर से यहाँ पर ये पूछ लेता कि कौन सा तापीय अक्षांश है, तो तापीय अक्षांश का यहाँ पे कुछ और लिख दिया गया, तापीय अक्षांश की बात करता है, तापीय विषुवतीय अक्षांश। चलिए अब ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तापीय विषुवतीय अक्षांश की बात करता है तो यह 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिंग ऑफ फायर कहां स्थित है, भूमध्य सागर के चारों ओर, प्रशांत महासागर के चारों ओर, अटलांटिक महासागर के चारों ओर, हिंद महासागर के चारों ओर। कहां पे स्थित है, तो प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि प्रशांत महासागर के अगर आप देखेंगे तो जैसे इधर से ये है, इस तरह से ये है, और ये आपका इधर से हो जाता है, ये दक्षिण कोरिया हो गया, और इसके बाद ये ओखोटस्क सागर इस तरह से ये हो गया, और ये इधर से हो गया, इधर से अलास्का हो गया, और इधर से ये आ गया इधर,
ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, और इसके बाद इधर से आपका ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया। ठीक है, दक्षिण अमेरिका ये हो गया। अब यहां पे क्या होता है कि इस तरह से इस वाले पार्ट में अगर आप ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ज्वालामुखी जो है साथियों वह इसके अगर देखेंगे तो इस वाले पार्ट पर भी मिलता है, इस वाले पार्ट पर भी मिलता है, और सबसे ज्यादा तो इधर वाले पे मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं इस वाले पार्ट पे काफी मिलता है, इस वाले पार्ट पर भी काफी मिलता है इस तरह से। तो ये एक आग का गोला जैसे बन जा रहा है, तो इसीलिए इस वाले को कहते हैं क्या, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, प्रशांत महासागर को। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा पेन टाइप चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो इसको अवॉइड करने का प्रयास करिएगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। आगे देखिएगा, सागरों में अधिकतम लवणता जो पाई जाती है वह कहां पाई जाती है, तो जहां पे तापमान अधिक होगा साथियों, आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर हमेशा जो होती है वह अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर अगर अधिक है, टेम्परेचर अगर अधिक है तो वहां पे क्या होगा, ये लवणता क्या होगी, अधिक होगी। तो जिस जगह पे तापमान ज्यादा होगा वहां पे लवणता ज्यादा होगी, तो इसी चीज को फॉलो करिएगा। अब ये बताइएगा 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, या 20 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, या 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, या भूमध्य रेखा पर। तो इसको अगर आप देखते हैं तो इसमें आप खुद जान जाएंगे कि 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, क्योंकि अभी हमने बताया कि 20 डिग्री नॉर्थ जो है यह क्या है, यह जो है तापीय विषुवत रेखा। क्या है, तापीय विषुवत रेखा, यानी कि सबसे ज्यादा तापमान पृथ्वी पर इस अक्षांश पर मिलता है, तो लवणता भी यहीं पे इसी के आसपास में होनी चाहिए। तो ये हमें उत्तर मिल जाता है साथियों। इसके साथ ही साथ अगर आप देखते हैं साथियों कि तुर्की की वान झील जो होती है, तुर्की की वान झील, इसकी जो लवणता है वह लवणता साथियों सबसे ज्यादा 300 जो है क्या है, कितना, 330 ग्राम प्रति हजार है। कितना, तुर्की की वान झील की अगर आप देखते हैं तो इतना। लेकिन साथियों अगर से आप देखेंगे कि जुआन अगर देखते हैं, जान डुआन लिख नहीं मिल रहा है, इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है, पेन टाइप चलाने में थोड़ी सी हमको अभी सीखने की आवश्यकता है, थोड़ा हाथ नहीं बैठ पा रहा, तो इसमें आप लोग डिवाइड करने की कोशिश करिएगा मित्रों। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये कौन सा है, जान डुआन झील, जान डुआन झील। ये जान डुआन झील कहां पे है, यह है अंटार्कटिका पर। कहां पर है, अंटार्कटिका पर है। इसकी अगर जो लवणता है उसकी बात करें तो इसकी लवणता साथियों है 440 ग्राम प्रति हजार, यानी कि सबसे ज्यादा इसकी लवणता पाई जाती है। सबसे ज्यादा अगर पृथ्वी पर देखी जाए तो ये हो गई। तो इसमें आपका उत्तर लग गया है, ए ऑप्शन होगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं, कनारी धारा कहां प्रवाहित होती है, अफ्रीका के पूर्वी तट के निकट, अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट, एशिया के पूर्वी तट के निकट, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट। तो इसमें कनारी धारा की अगर बात कर रहा साथियों तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये है आपका अफ्रीका। क्या है, ये है आपका अफ्रीका, और अफ्रीका के इस तरह से मैप में अगर आप देखेंगे तो कनारी की धारा जो है यह एक ठंडी धारा है, और ये इधर से ही प्रवाहित होते हुए
ऐसे आती है। तो इसमें क्या कह रहा है, अफ्रीका के पूर्वी तट मतलब ये हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट, तो ये तो हो गया। एशिया के पूर्वी तट के निकट, तो ये भी नहीं होगा, इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। और दक्षिणी अमेरिका तो यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका उत्तर साथियों। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, जीवमंडल शब्द का व्यापक स्तर पर प्रयोग करने का श्रेय किसे है। इसमें जीवमंडल शब्द का जो सबसे ज्यादा व्यापक स्तर पर प्रयोग किया वह किसने किया था, तो यहाँ पे आप देखिएगा डार्विन, ट्रिवार्था, ओडम और वर्नाडस्की, तो इन्होंने किया था। ये कहाँ के हैं साथियों, तो ये जो हैं रूस के वैज्ञानिक हैं, यानी कि रूसी वैज्ञानिक हैं। आगे देखिएगा, आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो पृथ्वी पर पादप जातियों के व्यापक वितरण का श्रेय जाता है पादप विसरण को, पादप आक्रमण को, पादप अनुक्रमण को, पादप समुदाय को। तो यहाँ पे 18 का अगर आप उत्तर देखते हैं तो पादप विसरण को जाता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भौगोलिक दृष्टि से विश्व में पाए जाने वाले आधारभूत जीवों की कुल संख्या कितनी है। तो आधारभूत जीवों की संख्या अगर देखते हैं साथियों तो कितनी है, 3 है। वो कौन कौन से 3 जो आधारभूत जीवों हैं वो हैं, तो यहां पर आप देखिएगा उष्ण कटिबंधीय, कौन सा, उष्ण कटिबंधीय। यहां पे हो सकता है कि आपको ना दिख रहा हो मित्रों, तो थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय। और इसके अलावा जो है यहाँ पे हम फिर से मिटा करके कर देते हैं, अभी हमें याद आया कि ये ग्रीन स्क्रीन की वजह से नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहला उष्ण कटिबंधीय होगा, उष्ण कटिबंधीय। और दूसरा अगर आप देखते हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। और तीसरा अगर आप देखते हैं साथियों तो यह है टुंड्रा प्रदेश। ये 3 बायोम पाए जाते हैं, इन तीनों बायोम को आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा उत्तर 3। अगर से मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है देखते हैं, तो आप बताइएगा नवनियतिवाद या प्रसंभववाद या वातावरण निश्चयवाद या संभाववाद। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो इसका आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा नवनियतवाद। नवनियतवाद के प्रवर्तक कौन है साथियों, अगर प्रवर्तक की बात करते हैं प्रवर्तक की बात करते हैं तो यहां पे आप देखिएगा ग्रिफिथ टेलर हैं। कौन है, ग्रिफिथ टेलर हैं। ये ऑस्ट्रेलियन अमेरिकी भूगोल वेदता है साथियों। कहाँ के, ये ऑस्ट्रेलिया के पहले थे लेकिन बाद में अमेरिका चले गए। तो वैज्ञानिक ये जो हैं कौन से हैं, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन जो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो ट्रैफिक रूल दिया था, या आप कह सकते हैं रुको और जाओ सिद्धांत दिया था। तो इस तरह से ये जो हैं ये नवनियतवादी वैज्ञानिक हैं और ये भी आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो प्रचलित है। आगे देखिएगा, मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावशाली है, मिट्टी, खनिज पदार्थ, स्थलाकृति या जलवायु। तो साथियों इसमें से कौन सा ऐसा प्रभाव है जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है मानव को, तो क्लाइमेट है साथियों। क्लाइमेट के आधार पर ही आप देखेंगे मानव का बसाव सबसे अधिक निर्धारित होता है। अगर ध्रुवीय प्रदेश में देखेंगे तो मानव के लिए उपयुक्त क्लाइमेट नहीं है, जिस वजह से वहां पर मानव अधिवास या मानव के जो निवास हैं
कम पाए जाते हैं और मानव का पॉपुलेशन भी कम पाया जाता है। लेकिन जो अगर यही आप ध्रुवीय प्रदेश के अलावा विषुवतरेखीय या उप जो या मध्य अक्षांशीय प्रदेश हैं इनमें देखेंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन मिलता है, क्योंकि यह इनकी क्लाइमेट इनके लिए उपयुक्त रहती है। आगे देखिएगा साथियों, मंगोलाइड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है? तिरछे नेत्र, कूल्हों की अतिरिक्त चर्बी, या पीतवर्ण, या लंबी नाक। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये मंगोलाइड जो होते हैं ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं अपने पीले वर्ण के कारण, यानी कि पीले रंग के कारण। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के घर को क्राल कहा जाता है? तो इसमें किसके घर को क्राल कहा जाता है? तो मसाई के घर को क्या कहा जाता है? क्राल कहा जाता है साथियों। और अगर से आप खिरगीज के घर को देखेंगे तो इसके घर को यूर्त कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों के कितने वर्ग हैं? तो जनसंख्या के आधार पर अगर नगरों के वर्गों की संख्या अगर आप देखते हैं साथियों तो इसमें 6 हैं। वो 6 कौन कौन से हैं? पहला अगर आप देखिएगा तो पहले में आपका आ जाएगा 1 लाख प्लस का पॉपुलेशन। दूसरे की अगर आप बात करते हैं तो 50,000 15 के से लेकर के 99,999 यानी कि 99,999। अगर से तीसरे वर्ग की बात करते हैं तो तीसरे वाले में आप देखेंगे कि 20,000 से लेकर के ये 50,000 के बीच में है। 20,000 से 50,000 मतलब एक कम कर दीजिएगा। चौथे की बात अगर आप करते हैं तो इसमें 10,000 से और इसके बीच का है। पांचवें की बात अगर आप करते हैं तो इसमें 5 के से लेकर के 10 के तक है। छठवें की बात अगर आप करते हैं तो छठवें में 5 के यानी 5,000 से कम की जो पॉपुलेशन है उसकी है। तो इस तरह से 6 यहाँ पे आपका मिल जाता है। भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे? यहाँ पे बताइएगा, रेखीय प्रतिरूप या तीरनुमा प्रतिरूप या आर्य या नाभिकीय। तो यहाँ पे कह क्या रहा है? गंगा और यमुना, यानी कि ये हो गया यमुना और ये हो गई गंगा। यहाँ पे मिलने वाला प्रतिरूप जो होता है साथियों, मिलने को तो ऐसे इनमें से सभी लगभग मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ये अपवाद मिलेंगे कि मिल जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो इसमें रैखिक जो होगा प्रतिरूप वह अधिक मिलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेखीय प्रतिरूप। आगे देखिएगा, भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका अगर आप देखेंगे साथियों कि कैसा है तो यहाँ पे आपका उत्तर जो हो जाएगा वह फ्रेंच एंड ट्रिवार्था का हो जाएगा कि फ्रेंच एंड ट्रिवार्था ने ही किया था। हीरे का मौलिक रूप क्या होता है साथियों? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हीरे का मौलिक रूप अगर जाएंगे, पहले तो आप देखेंगे इधर कि यहाँ पर हीरा हो गया और हीरा से पहले यह था ग्रेफाइट और ग्रेफाइट से पहले यह था कोयला, यानी कि मौलिक रूप मूल रूप अगर देखते हैं तो आपका बन जाएगा कौन सा? कोयला। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों कोयला। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हीरा जो होता है ये और ग्रेफाइट जो होता है ये दोनों ही कार्बन के किसके? कार्बन के अपर रूप होते हैं। अपर रूप होते हैं। अपर रूप और लोअर रूप आप जान जाएंगे। अपर रूप होते हैं। अपर रूप का मतलब क्या होता है ये चीज आप जान लीजिए पहले, आप लोग उससे मत लीजिएगा। अपर रूप का मतलब ये होता है साथियों कि अगर ऐसा कोई पदार्थ है जिसका कि रासायनिक गुण क्या हो? रासायनिक गुण, ये रासायनिक गुण जो हो वह तो समान हो। क्या हो? समान हो। लेकिन भौतिक गुण की बात अगर आप करते हैं, भौतिक गुण की अगर बात आप करते हैं तो भौतिक गुण क्या हो जाए? इनके भिन्न हो जाए।
और ये समान रहे। तो इस तरह से ऐसे वाले गुण को अगर आप देखेंगे तो इसे अपर रूप कह सकते हैं। आगे देखिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किया जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है? जैपोनिका, इंडिका, ओस, अमन। ये सभी साथियों एक तरह से ये कह सकते हैं आप कि नाम है कि कहाँ पे कौन कौन से होंगे। जैपोनिका भी एक तरह के जो है खेती है, अमन, इंडिका ये सब है। तो इंडिका को आप देख लीजिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिल रहा है और यहाँ पे कृषि भी की जाती है, किसकी? चावल की। तो इंडिया वाला इंडिका मान लीजिएगा, तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा। तो 28 का कौन सा हो जाएगा? इंडिका। अगर चावल की किस्मों की बात करें तो इसके कुल जो होते हैं 3 किस्में होती हैं, शीतकालीन और शरतकालीन और ग्रीष्मकालीन। अगर शीतकालीन की बात करते हैं तो इसकी शीतकालीन की जो होती है ये हो जाती है अमन। और अगर से हम लोग बात करें इसमें ग्रीष्मकालीन तो इसका आपका आप देख लिए। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं ग्रीष्मकालीन में भी इसमें इंडिका होता है, इसके अलावा बोरा भी होता है, आप ध्यान दीजिएगा, बोरा। इसके अलावा अगर से शरद काल की बात करते हैं तो ये हो जाता है शरद काल। तो इस तरह से 1 और 2 और 3 ये 3 तरह की कृषि की जाती है धान की। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपने देख लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के क्षेत्र को विश्व की रोटी का टोकरी कहा जाता है? ब्रेड बास्केट किसे कहा जाता है साथियों? मिनीसोटा को, या ओक्लाहोमा को, या कोलंबिया को, या कैलिफोर्निया को। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो 30 का जो 29 नंबर है, ये इसके ऊपर 29 लिखा गया है, 30 हमने दिखाया, तो इसका 29 का अगर आप देखेंगे तो मिनीसोटा हो जाएगा। आगे का देखिएगा 30 का, तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर निर्मित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है साथियों, यह अगर आप देखेंगे तो कावेरी नदी पर स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो यह 1902 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और इसके अलावा अगर शरावती का देखते हैं तो शरावती नदी पर जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात है। और अगर से चंबल पर देखते हैं तो चुलिया जलप्रपात है। थोड़ा फास्ट खींचते हैं साथियों क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतःस्थलीय तेल शोधन कौन सा है? ये अंतःस्थलीय होगा साथियों। अंतःस्थलीय तेल शोधनशाला कौन सा है? तो मथुरा, कोच्चि, हल्दिया और कोयली। इनमें से अगर आप देखते हैं तो अंदर में ये मथुरा स्थापित किया गया है। यह जो है मार्केट के आधार पर स्थापित है साथियों। किसके आधार पर? मार्केट के आधार पर स्थापित है। ये किसके अधीन है? तो इसको अगर आप देखेंगे मथुरा वाला तो यह इंडियन ऑयल के स्वामित्व में है। किसके स्वामित्व में है? इंडियन ऑयल के स्वामित्व में है। एक सेकेंड, इंडियन ऑयल के स्वामित्व में है। आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन नियतिवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था? तो ब्लास, कुमारी सेम्पुल और हमबोल्ट और रिटर। तो इसमें अगर आप देखते हैं साथियों रिटर, सेम्पुल और हमबोल्ट ये 3 के तीनों हैं, लेकिन ब्लास महोदय नहीं है, तो इसलिए ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है कैसे? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। इसको आप लोग LKG का प्रश्न मानते हैं, तो इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है साथियों। आगे देखते हैं हम लोग, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय जो लगता है वह कितना लगता है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आपका ये हो जाएगा तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? ओजोन छिद्र है, या कृष्ण विवर है, यहाँ पे कृष्ण विवर होना चाहिए, विहार लिखा गया है, या इंद्रधनुष है, या धूमकेतु है। तो इसमें अगर आप देखते हैं कि तारों के कारण, तो इसमें होगा
कृष्ण विवर। क्या होगा? कृष्ण विवर होगा। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जीवधारी के रूप में अगर आप देखते हैं तो यह है ग्रीन प्लैनेट। इसको, पृथ्वी को और भी एक नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? पृथ्वी को अगर आप देखेंगे तो इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? भूपर्पटी की अगर आप बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो होगा, या एल्युमिनियम, या लोहा, या सिलिका। तो इसमें भूपर्पटी की बात कर रहा है साथियों, यानी कि इस तरह से मान लीजिए कि ये पृथ्वी का जो ये भाग है, इसका जो भूपर्पटी वाला भाग है, इसकी बात कर रहा है। तो इसमें कौन कौन से तत्व अधिक पाए जाते हैं? तो इसकी अगर बात करेंगे आप तो इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें दूसरे नंबर पर आपको मिल जाता है सिलिकॉन। कितना? ये ऑक्सीजन की 46% और सिलिका की 28% मात्रा होती है, और एल्युमिनियम की अगर बात करते हैं तो एल्युमिनियम जो पाया जाता है वह 8.1% पाया जाता है। कितना? 8.1% पाया जाता है। इसको याद करने का ट्रिक अगर आप देखते हैं कि ये तीनों याद रहे तो आसिया लिखिएगा, आसिया। इससे आपका याद हो जाएगा, आ से ऑक्सीजन, और सी से सिलिका, और आ से अल्युमिनियम। ठीक है, अल्युमिनियम, आसिया। आ से ऑक्सीजन, सी से सिलिका, और आ से अल्युमिनियम। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये तरीका है, बाकी अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे शनि ग्रह जो है उसके बारे में विशेषता दी गई है कि यूरेनस से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, या जुपिटर से गर्म है। तो इसमें अगर देखते हैं 38 नंबर में, तो यह साथियों क्या होता है? नेपच्यून से गर्म होता है। नेपच्यून क्या होता है? यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी। तो साथियों यह जो होता है वरुण ग्रह के बारे में कहा गया है, तो वरुण से क्या होता है? यह गर्म होता है। अगर यूरेनस की बात करेंगे तो यह अरुण की होता है, अरुण की बात कर रहा होता है, और यह वरुण है ही। और जुपिटर को आप जानते ही हैं, कौन सा? बृहस्पति। तो इस तरह से यह हो गया। और इसके बारे में भी आप जानते ही हैं, ये शनि ग्रह जो है यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब आगे देखते हैं साथियों, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लगभग कितना समय लेता है? यूरेनस की बात कर रहा है साथियों। तो यूरेनस की जब बात कर रहा है तो इसमें यूरेनस कितना जो होगा ये लेगा? यूरेनस जो होगा यह जो लेगा आपका यहाँ पर अरुण, वह कितना ले लेगा? अरुण का अगर आप देखते हैं 84 वर्ष, 36 वर्ष, 48 या 18, तो यहाँ पे 84 वर्ष लेता है। ठीक है, यहाँ पर 84 वर्ष लेता है। और इसको अगर आप देखेंगे तो यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह भी होता है साथियों। आगे बढ़ते हैं। किसी जगह का स्थानीय समय अगर 6:06 प्रातः लिखा हुआ है, आप इसको AM कर लीजिए, और जबकि ग्रीनविच मीन टाइम पर इतना बज रहा, तो उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगा? इसको समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए कि यहां पर क्या है? यहां पर आपका 0 डिग्री है देशांतर, और इसके बाद ये कह क्या रहा? किसी जगह का स्थानीय समय 6 बज रहा है, सुबह का 6 बज रहा है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम पर GMT, ये है आपका GMT पर प्रातः का 3 बज रहा है। यहां पे कह रहे हैं कि 3 AM हो रहा है। कितना हो रहा है? 3 AM हो रहा है। अब उस जगह का देशांतर रेखा बताइए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा साथियों, क्योंकि यहां पर 3 बज रहा है, तो 3 बज रहा है जब, और ये 6 बज रहा है, तो 6 वहीं बज रहा होगा जहां से सूरज पहले से आ चुका होगा। तो सूरज इधर से इधर की तरफ बढ़ता है, यानी कि ये इधर ही होगा, जिधर भी होगा तो वो इधर ही होगा। अब इधर कितना है?
अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। इन दोनों के बीच में अगर अंतराल की बात करेंगे तो 3 घंटे का अंतर है। और 3 घंटा का मतलब ये होता है कि 1 घंटा बराबर जो होता है, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री देशांतर होता है। तो इस तरह से यहां पे अगर 3 घंटा हो जाता है तो 15 गुणे 3 करेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 देशांतर। तो 45 देशांतर वाले पे ये होगा आपका, जो कि जहां पर 6 बज रहा होगा। अब ये कह क्या रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजकर, सॉरी सुबह 6 बजे, 6 बजकर ही बार बार आ रहा, जबकि ग्रीनविच पर जीएमटी 6 के बजाय यहाँ पे 3 है। तो उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगी। तो अब यहाँ पे अगर 45 डिग्री हो रहा है तो अब यहाँ का देशांतर क्या होगा, यही इनसे पूछा जा रहा है। और इधर क्या होता है आप जानते हैं, ईस्ट होता है, इधर जाएंगे तो वेस्ट होगा। तो यह पूर्वी देशांतर 45 डिग्री वाला होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया, पश्चिमी है, यहाँ पे पूर्वी है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। 40 का कौन सा होगा, बी होगा। आगे देखिएगा, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई अगर देखा जाए तो कितनी है, लगभग 6400 किलोमीटर, 12800 या 40,000, 45 किलोमीटर या 5000। तो इसमें कितनी होगी, ये रटा रटाया प्रश्न है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज है नहीं। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसमें कहां से गुजरती है, ब्राजील से जाती है, हाँ ब्राजील से जाती है। जाम्बिया से तो नहीं जाती है, मलेशिया से भी नहीं जाती है। तो इस तरह से तो ये प्रश्न हो गया गलत। आगे देखते हैं, कोलंबिया से जाती है, हाँ कोलंबिया से जाती है। केन्या से जाती है, केन्या से भी जाती है। इंडोनेशिया से जाती है, हाँ इंडोनेशिया से भी जाती है। तो इसका मतलब ये वाला ही आपका उत्तर हो गया। इसको अगर आप देख लेते हैं तो ब्राजील से तो जाती है, लेकिन सूडान की बात अगर करते हैं तो सूडान से भी नहीं जाती, मलेशिया से भी नहीं जाती। और वेनेजुएला की बात करेंगे तो वेनेजुएला से भी नहीं जाएगी, यहां से भी नहीं जाएगी, इंडोनेशिया से जाएगी। तो इस तरह से आपका उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, पृथ्वी और चांद के बीच का अंतरिक्ष क्या कहलाता है। तो पृथ्वी और चांद के बीच का अगर अंतरिक्ष आप देखते हैं तो यह होता है सिपुलनर। आगे देखिएगा, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। तो ये हो गया इटली। इटली का यहाँ पे एक द्वीप है। इस तरह से ये द्वीप जो है, इसी द्वीप पर आपका एक ज्वालामुखी मिलता है, और जो कि स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी है, स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी है। इसे ही क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आगे देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी जो कि डेथ वैली निम्न में से किसका उदाहरण है। यहाँ पे आप बताइएगा कि किसका उदाहरण है। तो यह साथियों रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी का उदाहरण है। थोड़ा सा आप तेज खींचते हैं क्योंकि टाइम बहुत जो है ज्यादा हो गया है, इजाजत नहीं दे रहा टाइम की, बहुत ज्यादा व्याख्या पे जोर दें। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप जानते ही हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका, जैसा कि गुयाना पक्षी आप जानते होंगे, जब हमबोल्ट को पढ़ते होंगे तो गुयाना के बीट को भी इन्होंने खोजा था हमबोल्ट ने। निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है। तो धूम्र नगर के नाम से साथियों शिकागो को जाना जाता है, ये चीज आप जानते हैं। और शिकागो जो है साथियों ये कहाँ पे है, यूएसए में है। और यूएसए में किस जो है झील के तट पर है। तो इसको आप देखिएगा मिशिगन के झील पर स्थित है, मिशिगन झील के तट पर स्थित है। और यहीं पे आपका जो है मिशिगन झील के तट पर ही स्थित है। इसको देखिएगा, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत कौन सा है। नदियां, भूमि, पवन और ज्वालामुखी से निश्रित राख। तो सागरीय लवणता का अगर मुख्य स्रोत देखेंगे साथियों भूमि होता है, और भूमि सागर के नीचे जो है वो तो है ही है। इसके अलावा जो कि सागर पर नहीं है उसको नदियां जो होती हैं वो उस क्षेत्र की जो लवणता होती है उसको पहुंचाने का काम करती हैं। तो यहाँ पे भूमि समस्त जो है लवणता का कारक होता है, और नदियां जो होती हैं उन कारकों में से एक कारक होती हैं, उसको पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा, सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है।
कैल्शियम सल्फेट का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, या मैग्नीशियम सल्फेट का, या सोडियम क्लोराइड का। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि 49 का कौन सा हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर या झील कौन सा है? कैस्पियन सागर, ग्रेट साल्ट लेक, या मृत सागर, या लेक वान। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा साथियों? सबसे ज्यादा जो है लवणीयता की अगर बात की जाती है तो इसका हमने पहले ही अभी बता दिया था एक्सप्लेनेशन में कि ये तुर्की की वान झील है, ये सबसे ज्यादा है। और ग्रेट साल्ट लेक की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? यूएसए में है। और इसके अलावा मृत सागर की अगर बात करते हैं तो इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन की सीमा पे ये स्थित है। बहुत विवादित जो है वाले क्षेत्र में यह है। तो इस तरह से ये मृत सागर हो गया, ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन के सीमा पर स्थित है। जो कि अगर आप देखते हैं तो यह समुद्र तल से 440 मीटर नीचे स्थित है। 440 मीटर नीचे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? चाड है, इथोपिया है, सूडान है, युगांडा है। तो इस तरह से इसमें से अगर आप देखेंगे कि नील नदी द्वारा कौन नहीं प्रवाहित होता है तो नील नदी द्वारा साथियों जो होगा इस चाड होगा। अगर आप देखेंगे नील नदी इधर से प्रवाहित हो रहा है, चाड यहाँ पे होगा, सूडान के भी इधर होगा। तो इस तरह से ये इससे नहीं प्रवाहित होता है। आगे देखिएगा कि एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? ये एशिया की अधिकांशता इसमें जो दी गई है, ये जो भी है आमूर है, लीना है, ओबे है, ओब जो है और साल्विंज है। तो इसमें अधिकांशता जो है ये साइबेरिया की नदियां दी गई हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे ये भी जो है रूस की है, ये पूरब की तरफ प्रवाहित होती है। लीना अगर आप देखते हैं तो यह भी रूस की है और यह अंटार्कटिका उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। अगर ओब की देखते हैं तो यह भी उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, यह भी रूस की है। और साल्विन की अगर देखते हैं तो यह जो है साथियों, ये एक सेकंड, यह जो है निकलती है तिब्बत से। कहां से? तिब्बत से निकलती है और इस तरह से साल्विन तिब्बत से निकल करके आती है और ये कहां पे गिरती है? ये अगर आप देखेंगे तो अंडमान सागर में गिरती है, अंडमान सागर में गिरती है। तो ये अंडमान सागर और तिब्बत अगर देखेंगे तो तिब्बत यहाँ पे है, अंडमान सागर यहाँ पे, तो यह ही दक्षिण की ओर जाती है। और इसमें हम लोगों से पूछा भी है क्या कि कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा साल्विन, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या अटलांटिक महासागर में? तो डिएगो गार्सिया की बात अगर आप करते हैं साथियों तो ये मान लीजिए कि अफ्रीका है और इस तरह से ये है अफ्रीका। और ये अफ्रीका के बाद अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया का आपका हो जाता है और यहीं पर डिएगो गार्सिया स्थित है, जो कि ब्रिटेन का था और वह जो है यूएसए को इस टाइम पे दिया हुआ है लीज पर। तो कहाँ पे होगा? यह हिंद महासागर में है साथियों। इसके आगे देखिएगा, निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किस एक में से जो है, निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, जैसे ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका फ्रांस हो गया और इधर आपका ये स्पेन हो गया और यहीं पे आपका ये इंग्लैंड है, यहाँ से जो है निकाली गई है। तो ये कौन सा होगा, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो कौन से सुरंग जो है यहाँ पे कह रहा है कि सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? निम्नलिखित जलडमरू मध्य ये पूछ रहा है। तो कौन से जलडमरू मध्य से ये निकाली गई है साथियों? तो इसको आप देखेंगे डोबर जलडमरू मध्य होगा। इसमें अगर आप देखते हैं तो डोबर होगा। कौन सा होगा? डोबर जलडमरू मध्य होगा। आगे देखिएगा, डोबर जल संधि जो है यह जोड़ती है, बस उसी से आपको मिल गया कि डोबर जल संधि किसको जोड़ती है। तो आप इधर देख भी रहे हैं कि इधर कौन सा हो जा रहा है? उत्तरी सागर, उत्तरी सागर। और अगर नीचे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा हो जा रहा है? उत्तरी सागर के अलावा नीचे अगर आप देख रहे हैं तो इंग्लिश चैनल यहाँ पे हो जा रहा है, इंग्लिश चैनल। तो इस तरह से डोबर जो जोड़ता है उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा डोबर और जो है डोबर जल संधि
उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ये है आपका सी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिएगा, जलवायु चरम है, वर्षा कम है, लोग चलवासी पशु जो है चारक हुआ करते थे। उपरोक्त कथन किसके लिए सही होगा? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये बर्बर जनजातियां अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पाई जाती हैं स्टेपी और मध्य एशिया वाले क्षेत्रों में। विश्व के किस क्षेत्र से बुशमैन का संबंध है? तो ये अगर आप अफ्रीका देखते हैं और अफ्रीका के यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दक्षिण अफ्रीका के इस वाले भाग में है। तो ये कालाहारी मरुस्थल यहाँ पे मिलता है जो कि जाम्बिया वगैरह में है। तो ये जो है यहाँ पर मिलते हैं। तो ये कहाँ पे होगा? कालाहारी मरुस्थल में। बुशमैन जो कि इनका जो दीमक अगर देखेंगे तो इनका फेवरेट जो है उनका चावल होता है, दीमक। निम्नलिखित में से किस देश में कुर्दिश लोग रहते हैं? तो 58 का अगर आप देखेंगे तो इसका आर्मीनिया हो जाएगा, कुर्दिश लोग यहाँ पे रहते हैं। किस मिट्टी में केशिका कैपिलरी जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो किसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है? यह चिकनी मिट्टी में होती है। अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? बंध मृदा उर्वर मृदा से परिवर्तित होती है, मृदा वतित होती है, मृदा अपर्दन होता है, मृदा में नुकसान से सुरक्षा किया जाता है। तो इसमें क्या होगा? मृदा संरक्षण जो होता है सुरक्षा देने के लिए काम करता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, बलुआ पत्थर होता है। तो इसका अगर आप देखेंगे कि टेरा रोसा का प्रारूप जो मिलता है वह चूना पत्थर वाले में होता है। मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है। मृदा विक्षालन किसकी समस्या है? तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का या अफ्रीकी समाना का या भूमध्य सागरीय प्रदेश का या ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स का। तो इसमें जो है विक्षालन की प्रक्रिया जो होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में ही होती है। आगे और लास्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। यहाँ पे आप देखिएगा कि किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? तो साथियों इसका उत्तर आपको हम बताएं उसके पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं तो फिर जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। और जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया इसको आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगा इस पर भी आप कमेंट जरूर करिएगा कि यह आपके लिए कितना हेल्पफुल है। आगे हमें वीडियो किस हिसाब से लाना चाहिए और लाना चाहिए तो उसमें क्या सुधार करना चाहिए, इन सब पर आप कोई भी कमेंट जरूर करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा। पुनः आपसे कहेंगे चैनल अगर अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। और इस पर अगर आप जो है कोई भी और चीज चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इलाहाबाद में ही हैं तो हम कहेंगे कि आप ऑफलाइन टेस्ट जरूर दें, हर संडे को टेस्ट होता है। तो चलिए इसी पे जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह ऋणात्मक हुई थी? तो इसमें साथियों 1921 था। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय यहाँ पे क्या हो गया था? कम हो गया था, जिसका प्रमुख कारक था जो है अकाल, सूखा जो है, ये सभी इसके कारक थे। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके प्रमुख कारक थे जो कि जनगणना विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? जनगणना विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। अब ये हो गया टीजीटी का 63 प्रश्न। आगे का जो भी है ये आगे के प्रश्न जो हैं, यह आगे का प्रश्न यहाँ से आपका पीजीटी का स्टार्ट होता है। तो इसके लिए अब नेक्स्ट वीडियो लाया जाएगा साथियों। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक के लिए साथियों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, यही हमारी जो है आपसे और अपेक्षा है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।